व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गुजरात पंजाब में मिली जीत से केजरीवाल गदगद। तनाव कम करना ही एकमात्र रास्ता, ईरान पर अमेरिकी हमले और वैश्विक संकट पर बोली सुप्रिया सुले। हिमाचल के समग्र विकास के लिए केंद्र से सहयोग मांग रहे, कुल्लू में बोली सांसद कंगना रनौत। तो खबरें विस्तार से। गुजरात पंजाब में मिली जीत से केजरीवाल गदगद। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने पंजाब और गुजरात में एक सीट पर जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई है। खास बात यह है कि इस जीत के बाद आप संयोजक और पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाया और साफ कहा है कि केवल आम आदमी पार्टी ही देश में भाजपा से सच्ची लड़ाई लड़ रही है। गुजरात में मिली जीत को लेकर केजरीवाल ने दावा किया है कि वहां अब मुकाबला सिर्फ भाजपा और आप के बीच रह गया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस सिर्फ दिखावे की पार्टी है, असल में वह भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रही है और भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में मदद कर रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का। तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया है। तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में। आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े हैं। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने
दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर आप बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अगर आपका कोई एक दो क्वेश्चन है तो। एक सीट खाली क्योंकि आपके लुधियाना वेट से जो चुनाव लड़े वो राज्यसभा से गए थे, फिर सवाल खड़े हो रहे थे, लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा तक कौन जाएगा, आपके नाम की चर्चा पूरे चुनाव में विपक्ष ने ये सवाल किया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। एक सीट पे कांग्रेस जीती है, एक सीट पे बीजेपी जीती है, एक सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। 2022 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है,
शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है, जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया। तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। 1 सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर आप बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अगर आपका कोई 1-2 क्वेश्चन हैं तो। एक सीट खाली क्योंकि आपके लुधियाना वेट से जो चुनाव लड़े वो राज्यसभा से गए थे, फिर सवाल खड़े हो रहे थे, लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा तक कौन जाएगा, आपके नाम की चर्चा। पूरे चुनाव में विपक्ष ने ये सवाल किया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। 1 सीट पे कांग्रेस जीती है, 1 सीट पे बीजेपी जीती है, 1 सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा
इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे 2022 में। फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया। तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में। आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे। 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से
की मदद की। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर आप बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी की हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अगर आपका कोई एक दो क्वेश्चंस हैं तो। एक सीट खाली क्योंकि आपके लुधियाना वेट से जो चुनाव लड़े वो राज्यसभा से गए थे, फिर सवाल खड़े हो रहे थे, लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा तक कौन जाएगा, आपके नाम की चर्चा पूरे चुनाव में विपक्ष ने ये सवाल किया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। एक सीट पे कांग्रेस जीती है, एक सीट पे बीजेपी जीती है, एक सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे 2022 में। फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद
सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया है। तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। 1 सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर आप बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से विपक्ष ने ये सवाल किया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। 1 सीट पे कांग्रेस जीती है, 1 सीट पे बीजेपी जीती है, 1 सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। 2022 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे
जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तनाव कम करना ही एकमात्र रास्ता, ईरान पर अमेरिकी हमले और वैश्विक संकट पर बोली सुप्रिया सुले। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और हालिया अमेरिकी हमलों के बाद वैश्विक स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। इस मुद्दे पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने आज पुणे में प्रतिक्रिया दी। पूरी दुनिया भू राजनीति संकट में है, चाहे आप किसी भी पक्ष में हो। मुझे लगता है कि हम सभी को तनाव कम करने और शांति की अपील करनी चाहिए। यह सब बहुत चिंताजनक है। हम जितना कम बोलते हैं उतना ही अधिक सुनते हैं। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया है और तनाव कम करने के लिए कह रही है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका तनाव कम करना है। सुले ने इस बयान के जरिए भारत की संयमित और संतुलित विदेश नीति की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को शांति के दूत के रूप में बताया है। The whole world, the geopolitics is, if you ask me, is in a crisis, whichever side you are. I think we should all urge for de-escalation and peace. And oil corridor is likely to be shut by the... Yeah, it's all very alarming. The lesser we speak, the more we hear. I think Government of India has intervened and is asking for de-escalation. The only way forward is de-escalate. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के समग्र विकास के लिए केंद्र से सहयोग मांग रहे हैं, कुल्लू में बोली सांसद कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को कुल्लू में प्रशासनिक अधिकारियों और विभागीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य के समग्र विकास पर बल दिया। कंगना रनौत ने कहा है कि हमने राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की सभी परियोजनाओं पर चर्चा की और उनका संज्ञान लिया। हम केंद्र सरकार से राज्य के समग्र विकास में सहायता का अनुरोध कर रहे हैं, चाहे वह कृषि हो, खेल हो या नए उद्यम। कुल्लू से सांसद बनने के बाद यह कंगना रनौत की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जहां वे क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संपर्क और समन्वय को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, उन पे हम लोगों ने चर्चा की, उनका ब्यौरा लिया और बाकी जो उनके कुछ सुझाव भी थे, कुछ कंसर्न भी थे, कुछ अच्छे जो हैं और भी कुछ अच्छा करने के, बेहतर करने के और भी अच्छे सुझाव थे, तो उनको भी हम लोगों ने आज मिलकर डिस्कस किया। योजनाएं जैसे आपको मिल जाएगा, दिशा कमेटी का सारा ब्यौरा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। केंद्र सरकार से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे
क्योंकि चाहे वो कृषि को लेकर हो, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे वो नए नए जो है वेंचर्स को लेकर हो, केंद्र सरकार ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्कीम्स यहाँ पे हम इम्प्लाई की है, लेकिन फिर भी जितना हम पिछड़ गए हैं पहले से ही, तो उसके करके हमें बहुत ज़्यादा उनके सहयोग की जरूरत रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर बोले विधायक अरविंदर सिंह। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जिसे कनिष्क विमान कहा जाता था, उसकी 1985 में हुई बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर आयरलैंड के कॉर्क शहर में एक भावुक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने शांति और एकता का संदेश दिया। वहीं अरविंदर सिंह ने कहा है कि एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट सबसे विनाशकारी आतंकवादी हमलों में से एक था। पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों ने जिस तरह से पीड़ा झेली है, वे सभी यहाँ एकत्र हुए। हम अभी भी उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। हमारे पीएम हमेशा दुनिया भर में शांति की बात करते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे डिवास्टेटिंग टेररिज्म एक्ट कभी हुआ तो वो यहाँ पर हुआ 9/11 से भी पहले। और मैं समझता हूँ कि आज भी विक्टिम्स का जो दुख है, विक्टिम्स की फैमिली का जो दुख है, वो जिस तरीके से यहाँ पे शामिल होके सब लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो आज भी उनका दर्द हम महसूस कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की विभाग से, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा दुनिया में शांति की बात करते हैं, वहीं जो है ऐसे टेररिस्ट एक्ट्स के खिलाफ जो है सख्त रवैया सरकार का रहना चाहिए। और आज हम एक डेलीगेशन के रूप में जो है अपनी श्रद्धांजलि उन विक्टिम्स को, ये उनकी फैमिलीज को ये अश्योर करने आए हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो है, इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी में लोकतंत्र नहीं, लालू यादव घरेलू पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने आज तीखा हमला बोला है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि आरजेडी में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है और उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है। लालू यादव एक घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अगर उन्होंने पार्टी के किसी गरीब कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया होता तो उन्हें गरीब का मसीहा कहा जाता सकता था। तेजस्वी यादव ने अपने बयान से खुद को अपमानित किया है। आरजेडी में लोकतंत्र नाम की कतई कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र पर उनको आस्था नहीं है। पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और लालू यादव घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर किसी गरीब गुरबा आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तब वो गरीब के मसीहा वाली पार्टी कहलाती। तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह का बयान देकर के अपने आप को मजाक का केंद्र बिंदु बनाए हैं, क्योंकि लालू यादव जी को बनना पहले से तय था। ये झूठ मूठ का नाटक रच करके फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ा जनता को दिग्भ्रमित करने वाला चीज है। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार उनके नेतृत्व में पार्टी बिहार में सत्ता में आएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते चले जाएंगे, लेकिन सच है फिर से वहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। इसलिए कि लालू यादव के शासनकाल में जनता ने काले कारनामे को बहुत नजदीक से बारीकी से समझने का और देखने का काम किया था। वह इतिहास बिहार की जनता दोहराना नहीं चाहती है। बिहार की जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर आस्था है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर, धरातल पर विकास को उतारने का काम किया है। इसलिए जनता को विकास पसंद है, विकास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में मनसे का हस्ताक्षर अभियान, तीसरी भाषा नीति का विरोध। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए कक्षा 1 से तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी है और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार दिया है। हालांकि महाराष्ट्र
नवनिर्माण सेना ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार बहुविकल्पीय के जरिए हिंदी की अनिवार्यता थोपने की कोशिश कर रही है। मनसे ने कई जिलों में आंदोलन शुरू करते हुए कहा है कि कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा नहीं होनी चाहिए। मनसे मुंबई के अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने कहा है कि हमें लगता है कि कक्षा 1 से तीसरी भाषा को लागू करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला ना उत्तर प्रदेश में है, ना कर्नाटक में है, ना गुजरात में, तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं और हम राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। भाषामुळे हिंदी भाषेतून जी निवड केलेली आहे किंवा जो जीआर काढलेला आहे त्यामध्ये येत्या काळामध्ये काही बदल होतात का? कारण या जीआरच्या विरोधामध्ये सगळीकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येतात। Basically, when the national education policy has come, on the page 13 and 14 it is clearly stated that state government has to take the decision about the third language formula, and we feel it is not at all necessary to impose third language from the standard first. So we are opposing it, and we request state government to take appropriate action, because the 3 language formula is not even in Uttar Pradesh, not even in Gujarat, not even in Madhya Pradesh, not even in Karnataka, not even in Tamil Nadu, not even in West Bengal. Then why only in Maharashtra? We are hopeful about that. Let's see, and we request state government, as far as we are doing a peaceful protest, they should take the decision. Don't compel us to take the harsh steps. I think he has forgotten the beatings which he got from the MNS, and we'll remind him of that. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 रेलवे की तैयारियां। भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक और भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए। रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अरुण बोथरा ने बताया है कि रथ यात्रा के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस ब्रीफिंग में सभी सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी, स्थान और कार्य की स्पष्ट जानकारी दी गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए आज यहाँ जीआरपी और आरपीएफ की जॉइंट ब्रीफिंग हम लोगों ने रखी थी। दोनों फोर्सेस के लोग, अधिकारी और कर्मचारी आज सारे यहाँ इकट्ठे हुए और आईजी आरपीएफ साहब ने और मैंने प्लस हमारे दूसरे अधिकारियों ने फोर्स को ठीक से ब्रीफ किया है कि वो क्या उनका ड्यूटी रहेगा, कहाँ पे काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। जो हमारा रूटीन रेगुलर ब्रीफिंग होता है वो आज हमारा था, अब ये भी संपन्न हुआ है। उसके अलावा उनको अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, किसी का हेल्थ कंडीशन खराब हुआ या कोई मिसहैप हुआ, उसमें क्या रिस्पॉन्स करना है उसका अभी एक डेमो दे के ब्रीफिंग किया गया है। हमारी पूरी तैयारी है। आरपीएफ ने हर साल जितने लोग वो लगाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोग लगा रहे हैं। उसी तरह से जीआरपी की तरफ से भी, उड़ीसा जीआरपी की तरफ से भी जो तैयारी होनी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा तैयारी हम लोगों ने किया है। रेलवे का भी बहुत सपोर्ट है। रेलवे ने 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। इस बार एरिया थोड़ा बड़ा है और उसके अलावा ट्रेन जो चलती हैं, पिछले साल 315 ट्रेन चली थी स्पेशल, इस बार 365 ट्रेन स्पेशल चलाई जा रही हैं। तो रेलवे की व्यवस्था से, आरपीएफ की व्यवस्था से और जीआरपी की व्यवस्था से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हम लोग इस बार प्रभु की जो रथ यात्रा में जो लोग आएंगे, डिवोटीज आएंगे बाहर जगहों से, उनको अच्छे से सेवा यहाँ हो पाएगी, उनको थोड़ा बेटर इस बार सर्विस मिलेगी, ऐसा हमारी आशा है। और हम लोगों ने यहाँ कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, कई सारे एनजीओ यहाँ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर लोगों के रुकने की, वेट करने की, सपोजिंगली किसी का ट्रेन एक दिन के बाद है तो उसके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहेगी कि वो यहाँ रात को रुक सके, खाना खा सके, विश्राम कर सके। तो जिला पुलिस के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और बाकी सब एजेंसीज के सहयोग से हमें आशा है कि इस बार भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रेलवे की तरफ से और रेलवे स्टेशन पे जो लोग आएंगे, जो रेल के यात्री हैं, उनको हर तरह से सुखद अनुभव रहेगा, ये हमारी आशा है और हम उसके लिए पूरा परिश्रम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जम्मू हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। राजौरी जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चिंगस इलाके में एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत राजौरी के जीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज होगा एमपीएल के दूसरे सीजन का फाइनल मुकाबला। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 24 जून तक श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शंकरपुर के मैदान पर किया गया है। इस पूरी लीग का आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटे और एमपीएल के चेयरमैन महाआर्यमन सिंधिया ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। उन्होंने फाइनल मुकाबले से पहले कहा है कि इस बार के आयोजन में बहुत समर्थन मिला है। उपाध्यक्ष जीडीसीए ग्वालियर महाआर्यमन राव सिंधिया ने ग्वालियर में खेले जाने वाले एमपीएल फाइनल पर क्या कहा, तो देखिए वीडियो। जनता का बहुत सपोर्ट मिला है। आज पिछले 10 दिन के लिए हालांकि हमने टिकट का प्राइस रखा था, मुझे लगता है तभी भी लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, अब आपने फ्री में नहीं किया है, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ग्वालियर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने हमें काफ़ी सहायता दी है और काफ़ी बड़े संख्या में हर दिन वो आए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, और वो खुद अपने पैसे से टिकट खरीद के वो यहाँ मौजूद हैं और लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमें ये संदेश देता है कि मध्य प्रदेश की जनता इस लीग से बहुत खुश है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो युवा प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक बहुत मजबूत मंच मिल रहा है क्रिकेट को अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाने की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंग्लैंड में ईशान किशन का धूम धड़ाका, डेब्यू मैच में खेली विस्फोटक पारी। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने काउंटी क्रिकेट में अपने पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया है। नॉटिंघमशायर के साथ 2 मैचों के करार पर खेलने उतरे 26 वर्षीय किशन ने ट्रेंट ब्रिज में यॉर्कशायर के खिलाफ पहली पारी में सिर्फ 98 गेंदों में 87 रन की तेज तर्रार पारी खेली है। उन्होंने इस पारी में 12 चौके और 1 छक्का जड़ा। किशन छठे क्रम पर बल्लेबाजी करने आए और डोमबेस की गेंद पर आउट होने से पहले अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 57 गेंदों में पूरा किया है, जिसमें न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज विल ओरुके के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाना विशेष रहा। काउंटी क्रिकेट में अपने डेब्यू को लेकर उत्साहित किशन ने कहा है कि मैं इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का पहला अनुभव प्राप्त करने को लेकर बेहद ही उत्साहित हूं। यह मेरे लिए अपने कौशल को दिखाने और सीखने का एक शानदार अवसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आवारा लुक में नजर आए रणवीर कपूर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रणवीर कपूर अपने दादा राज कपूर की फिल्म आवारा के मशहूर लुक में नजर आ रहे हैं। टोपी, छड़ी, कोट पैंट और पोटली के साथ रणवीर का यह अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया और उन्हें देखकर आवारा हूँ की धुन अपने आप ही लोगों की जुबान पर आ गई।
वीडियो में रणबीर हुबहू राज कपूर के आइकॉनिक किरदार की तरह तैयार नजर आ रहे हैं। जैसे ही वह कैमरे के सामने आए, वहां मौजूद लोग चौंक उठे और किसी ने उन्हें आवारा रणबीर कहकर पुकारा। रणवीर ने मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने इस साइलेंट एंट्री ने राज कपूर की क्लासिक स्टाइल को एक बार फिर जिंदा कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए ईरान में तबाही का वीडियो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर फिर बड़ा हमला किया है। खबरों के मुताबिक इजराइल के यह हमले अभी जारी हैं। इजराइल ने नया हमला उसी जगह पर किया है जहां रविवार की सुबह अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से करीब 13,000 किलो वजनी GBU-57 बम गिराया था। अमेरिका के पहले के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने बताया है कि अमेरिका की ओर से अत्याधुनिक बंकर बस्टर बमों से किए गए हवाई हमले के बाद फोर्डो में ईरान के भूमिगत प्रतिष्ठान को भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि घटनास्थल पर हुए नुकसान के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, रॉकेट हुआ सेंसेक्स। आज मंगलवार 24 जून को घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, जहां शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 638 अंक उछलकर 82,534 पर खुला है। वहीं निफ्टी 208 अंक मजबूत होकर 25,179 पर ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी 470 अंक चढ़कर 56,529 पर खुला है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 64 पैसे गिरकर 86.11 पर खुला है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आज लगभग सभी सेक्टर तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए। निफ्टी ऑटो, IT, मेटल, फार्मा और PSU बैंक समेत सभी इंडेक्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। कल रात मुंबई शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है। अचानक हुई इस बारिश से कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। हिंदी स्टेशन, सायन, दादर, अंधेरी और मलाड समेत कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में भी शहर में हल्की की मध्यम से बारिश की संभावना जताई गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की अपडेट पर नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरे फंसे अबू आजमी मानसून सत्र से भी होंगे सस्पेंड। महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी अपने विवादित बयानों के कारण विवादों के घेरे में आ गए हैं। पिछले बजट सत्र से पहले मुगल बादशाह औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने के कारण से वे पूरे बजट सत्र से सस्पेंड हो गए थे। अब अबू आजमी आषाढ़ी एकादशी पर निकलने वाली वारकरियों की वारी यात्रा पर ऐतराज जताकर बुरे फंस गए। वारी वाले बयान की वजह से उन्हें 30 जून से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल राज्य में आजमी का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। यहां तक कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने आजमी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की चेतावनी दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले में NIA को बड़ी सफलता, एक आतंकी की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। इससे पहले रविवार को NIA ने इन्हें पनाह देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्होंने बताया कि हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया। सुलेमान उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें वे आतंकी शामिल हैं। इन्हें सोमवार को जम्मू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से 5 दिन की NIA रिमांड में भेज दिया गया है। परवेज अहमद और बशीर अहमद जोठार ने आतंकियों को हिल पार्क स्थित एक झोपड़ी में ठहराया था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच